नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें, जैसा कि आप लोग हमेशा रखते हैं। तो साथियों, आज से हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और वह जो चैप्टर होगा आपका वह यूजीसी नेट पेपर 1 का हिस्सा होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर वह कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है और उस चैप्टर से लगभग कितना सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को निकाल लीजिए और यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तब आप UGCNET.online.ac.in या फिर UGCNET.online.in नामक वेबसाइट से जा करके आप नया अपडेटेड सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि UGC.ac.in नामक जो वेबसाइट है, जो कि उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल सिलेबस थे जो पहले से चलती आ रही थी उसी सिलेबस को वहाँ पे अपलोड किया गया है। तो नया वाला सिलेबस आपको मिल जाएगा UGCNET.online.in नामक वेबसाइट पे। अब हम लोग बात करते हैं, यदि आप उसमें आएंगे तो पेपर 1 के यूनिट 10 वाले हिस्से में आइएगा। तो यूनिट 10 के हिस्से में आएंगे तो आपको मिलेगा हायर एजुकेशन सिस्टम। इससे ठीक पहले यूनिट 9 में है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जिसमें हम लोग को इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे जो है यूनिट 10 जिसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे बेसिकली पढ़ना है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। यानी कि प्राचीन भारत में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जो भारत के शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे उस समय गुरुकुल का सिस्टम है या फिर आश्रम का सिस्टम है, ये सारे सिस्टम को हमें एक एक करके पढ़ना है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। यानी आज़ादी के बाद अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में कौन कौन से अप्रोचेज अपनाए गए या फिर भारत सरकार ने हायर एजुकेशन के फील्ड में कितना पैसा खर्च किया, कौन कौन से नए विश्वविद्यालय बने, कौन कौन सी चीज़ों पे शोध हुई, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ठीक। और आपको पता होगा कि हायर एजुकेशन की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो भारत में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो एक संस्था बनाई गई है उसका नाम है यूजीसी, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा उसको। उसके बाद पढ़ना है ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, यानी कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे MBA वगैरह है, BBA है, BCA वगैरह जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसको भी पढ़ना है, मतलब उसके बारे में जानना है कि वो प्रोग्राम क्या है। और उसके बाद फिर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल में जैसे हम लोग IITs वगैरह में पढ़ते हैं या फिर IT सेक्टर में पढ़ते हैं या फिर BSc IT जो कोर्स है, ये सभी के सभी क्या है, टेक्निकल एजुकेशन है। और उसके बाद आगे पढ़ना हमको स्किल बेस्ड एजुकेशन, यानी स्किल के आधार पे, जैसे हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल बेस्ड इंडिया की बात की है तो वही से रिलेटेड है। उसके बाद है वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, यानी कि वैसी शिक्षा जिससे आपके अंदर मूल्य का विकास होता है। कौन सा मूल्य, वो वाला नहीं जो आप बाज़ार में खरीदते हैं। और इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि जो इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए या फिर बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए जिस प्रकार से हम लोग शिक्षा में किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं वो सभी के सभी इन्वायरमेंटल एजुकेशन के तहत काउंट किए जाएंगे। उसके बाद है पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिसीज़ में क्या, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो या टर्शरी एजुकेशन हो, उन सभी एजुकेशनल सिस्टम को मजबूत करने के लिए किसी भी प्रकार का पॉलिसी का निर्माण किया गया, चाहे वो स्टेट के द्वारा हो, चाहे वो सेंटर के द्वारा हो, चाहे वो यूटीज़ के द्वारा हो, उन पॉलिसीज़ का अध्ययन करना है। उसके बाद है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में हमको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ही ओवरऑल पूरे यूनिवर्सिटी का चीफ होता है यदि भारत में बात की जाए तो। और प्रेसिडेंट का ही जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम लोग गवर्नर कहते हैं और गवर्नर स्टेट में होता है। तो आप देखोगे कि एक स्टेट के अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालय आते हैं उनका एक ही मुखिया होता है जिसको गवर्नर कहते हैं। मुख्यमंत्री कभी भी विश्वविद्यालय के प्रधान नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक। तो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है तो ऑब्वियसली गवर्नर के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। उसके अलावा जो विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें वाइस चांसलर का क्या काम है, प्रो वाइस चांसलर क्या होते हैं, प्रॉक्टर क्या है, रीडर क्या है, प्रोफेसर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल का क्या पोस्ट होता है, यानी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी डाइवर्सिटी ऑफ जॉब हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब जाकर के चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। हालांकि इसे 2 से 3 ही सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 1 या 2 चैप्टर पे कमांड कर लीजिए और वहाँ से 1 या 2 सवाल बना लीजिए। ऐसे 2 या 3 सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो यदि यहाँ से सवाल छूट भी जाता है तब आप टेंशन मत लेना। जहाँ से मेजोरिटी पूछे जाते हैं, जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जैसे रिसर्च का सेक्शन है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है, मैथमेटिकल रीजनिंग का सेक्शन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है, इन सबको आप स्ट्रॉन्ग करके रखिए, क्योंकि जहाँ से सवाल आने की संभावना ही कम है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कमाया जा सकता है। इसलिए स्मार्टली पढ़ना है, नॉलेज गेन करने के लिए नहीं, नॉलेज गेन करने के साथ साथ रिजल्ट लाने के लिए भी पढ़ना है, जेआरएफ करने के लिए पढ़ना है। क्योंकि नॉलेज गेन करने के लिए तो जेआरएफ के बाद तो फिर यूजीसी आपको पैसा देगी ही, फिर आप उस पैसे से नॉलेज गेन करते रहिए, विद्वता हासिल करते रहिए, तो बाद की प्रक्रिया है। अभी स्मार्टली पढ़ना है, तो अभी हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमें आवश्यकता है। चलिए तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब बात हो रही है हायर एजुकेशन सिस्टम की, जब बात हो रही है हायर एजुकेशन सिस्टम की, तो सबसे पहले हमें एजुकेशन को ही समझना होगा। सबसे पहले हमें एजुकेशन को ही समझना होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कोट्स हैं, क्योंकि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि कोटेशन पूछ देते हैं। जैसे अंबेडकर ने शिक्षा को लेकर क्या कहा था, जैसे बहुत फेवरेट करें, बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक कोटेशन है, एजुकेशनल कोटेशन कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अब इस टाइप का आपसे कोटेशन पूछ दिया गया, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टीचर आपको गिना चुना कोटेशन पढ़ा सकता है। ऐसा तो नहीं कि आपको पूरा का पूरा वो टीचर पढ़ा ही देंगे, नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप प्रभात खबर या कोई अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो ऊपर में दिया हुआ रहता है कोटेशन, डेली आता है। तो कई बच्चे उसको पढ़ते हैं, कई बच्चे उसको ऐसे ही पास कर देते हैं। तो कभी कभी आप पढ़ उड़ लेते हैं तो उसका कहीं और फ़ायदा हो जाता है, ठीक। तो कोटेशन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप कोटेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ ले सकते हैं। 1-2 ही पूछ दिया गया और मान लो 2 ही नंबर हमको वहाँ से आ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि 2 नंबर से ही हमारा नेट छूट जाता है, कई बार 1 सवाल से हमारा जेआरएफ छूट जाता है। और जिनका छूट जाता है वो इस चीज़ की अहमियत ज़्यादा देते हैं, उनको समझ में आ रही होंगी हमारी बातें, हमारा भी कभी छूटा था। तो चलिए फिर हम लोग एजुकेशन को ही स्टार्ट करते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि एजुकेशन होता क्या है, तो मेरे ख्याल से आप इसको डिफाइन कर लोगे आराम से कि एजुकेशन क्या है। समझ में आ रही बात, इसको डिफाइन करने की तो आवश्यकता नहीं है। चलो, तो एजुकेशन हमें किन किन चीज़ों में मदद करता है, यदि यह सवाल पूछा जाए कि शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है, या फिर शिक्षा हमें किन किन मौक़ों पे मदद करती है। जैसे जब हम लोग ऐसे साधारण तौर पे मान के चलते हैं, सामान्य तौर पे, कि शिक्षा जो है एक सिविल सोसाइटी के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा बोलते हैं ना। अपने जो आपके अधिकार हैं, चाहे वो सिविल राइट्स हों, चाहे आपके फंडामेंटल राइट्स हों, इन सब के प्रति सजग करने के लिए, कॉन्शस होने के लिए, कॉन्शसनेस के लिए, जागरूकता के लिए, आपको जागरूक बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें और क्या कर सकते हैं कि एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए, ऐसे सिविल सोसाइटी कर लिए तो हम लोग कह सकते हैं बेहतर देश के निर्माण के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब सिविल सोसाइटी यानी एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे तभी जाकर के एक बेहतर देश का भी निर्माण संभव हो पाएगा। समझ में आ रही बात। उसके अलावा आपके अंदर मूल्य का विकास होने के लिए वैल्यू एजुकेशन इसलिए इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। आपको एथिकल बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी अनएथिकल काम करते रहें। बहुत सारे काम एथिकल होते हैं, बहुत सारे अनएथिकल होते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप और फ़ोन दोनों चोरी हो गया तो वो अनएथिकल था, लेकिन अब इसका अर्थ यह नहीं कि जो चोरी किया होगा उसके पास एजुकेशन नहीं रहा होगा, क्योंकि उसने तो सारा टाइमिंग वगैरह अध्ययन कर लिया था कि किस वक्त सोते हैं, उसके
बाद चोरी किया गया है। इसका मतलब एक चीज़ साफ है कि एजुकेशन कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एथिकल बना ही दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एजुकेशन लेने के बाद आपका अपना डिसीजन है कि आप एथिकल होंगे या फिर अनएथिकल होंगे। समझ में आ रही बात। अब कोई भी व्यक्ति पूरी ज़िंदगी एथिकल नहीं होता और पूरी ज़िंदगी अनएथिकल भी नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे चोरी करने के कॉन्टेक्स्ट में वह व्यक्ति अनएथिकल था, लेकिन हो सकता है कोई बाहर में कोई वैसा काम वो करता हो वो एथिकल हो। जैसे मान लीजिए कि उस स्लम एरियाज़ के बच्चों को जाकर सैटरडे संडे को फ्री में पढ़ाता हो, ऐसा हो सकता है, इतना भी निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा यदि होता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो वो इथिकल है, लेकिन चोरी करने के कॉन्टेक्स्ट में अनइथिकल है। तो एक व्यक्ति पूरा लाइफ इथिकल नहीं हो पाएगा और न पूरा लाइफ अनइथिकल हो पाएगा, वो पार्टिकुलर काम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। समझ में आ रही बात। वैसे हर एक चीज़ जो है संदर्भ पे, रेफरेंस पे, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में हमारी बहन के साथ कोई घटना घट जाती है, ठीक। अब कोई लड़का जो है इसके साथ छेड़खानी किया। अब सामान्य तौर पे हमारे घर के जो परिवार होंगे वह तो यह कहेंगे कि इसको पीटना है, या फिर किसी भी तरीके से हत्या वगैरह की भी बातें हो जाती हैं तो वो करना है, ठीक। और यह काम जो होगा हमारे लिए, वो हमारे परिवार के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होगा, ठीक है, बड़ा इथिकल होगा कि अरे इसने तो वो किया है हमारी बहन के साथ, माँ बेटी के साथ, तो इसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इसकी मम्मी के कॉन्टेक्स्ट में रह करके आप देखें, इसकी जो माँ होगी उसको फिर यदि इसके बेटे को आप मार देते हैं तो इसकी माँ के लिए यह कार्य क्या हो जाएगा, अनएथिकल होगा या नहीं होगा, ठीक। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर बैठ करके सोच रहे हैं, आप किस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं। तो सारा का सारा चीज़ जो है इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को तय करते हैं, कोई सच्चा है या झूठा है, कोई इथिकल है या अनइथिकल है, ह्यूमन है या फिर इनह्यूमन एक्टिविटीज़ है। ये सारा चीज़ हम लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तय करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, इससे बढ़ते जाएंगे तो फिर पता चला फिलॉसफी में घुस जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल यहीं देखते हैं, ठीक। तो ये एजुकेशन का इतना सारा काम है, इसमें और भी काम आप जोड़ सकते हो। जैसे हाल फिलहाल में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के अभी लखनऊ का जो केस हुआ उसमें काफ़ी इसका मजाक उड़ाया गया, ठीक है। ऐसे मतलब रेयर केस में होते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा काम डेली ही हो रहा है, ठीक। और इसमें और देख सकते हैं, और क्या, आदिवासी राइट को लेके देख सकते हैं। एजुकेशन आपको इस चीज़ में जागरूक करता है कि भारत में अभी कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे कम्युनिटी हैं, समुदाय हैं जहाँ के लोगों को अभी भी प्राइमरी एजुकेशन या फिर किसी भी प्रकार का जो मौलिक सुविधा होता है वह उपलब्ध नहीं है। तो आप जब एजुकेशनल हो जाते हैं, जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं, तब आपको इनके राइट्स के बारे में भी पता चलता है और फिर आप इनके बारे में लड़ना शुरू करते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट होते हैं, ये कैसे हो गए, क्या अचानक से हो जाते हैं? नहीं, एजुकेशन कहीं ना कहीं मदद करता है, एजुकेशन कैटलिस्ट का काम करता है। समझ में आ गई बात। तो एजुकेशन का इतना सारा फ़ायदा हो सकता है, इसमें फ़ायदा भी गिनना चाहें तो भी कम से कम 4-5 पेज तो हम लोग लिख ही सकते हैं, लेकिन उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। समझ में आ गई बात। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं ना, आप केवीएस मैदान पढ़ोगे तो वहाँ पे उन्होंने यूनेस्को का जिक्र किया है, ठीक है, यूनेस्को का। वहाँ पर उन्होंने यूनेस्को का जिक्र किया है। देखो, एक सवाल जब आप प्रीवियस ईयर का सवाल बनाओगे तब यहाँ से यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यदि आपसे फिर पूछ दिया जाए, क्योंकि अब एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता नहीं है, तब आपका कौन वाले शिफ्ट में पड़ेगा यह आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता है, इवन एनटीओ को भी नहीं पता है, ठीक। तो हो सकता है यह सवाल किसी भी शिफ्ट में पूछ दिया जाए। तो यदि यह आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताओ। आपको बताना है कि इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। यह आपके लिए रहा, आप कमेंट सेक्शन में इसको बताना। इसको बताओ, इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक, ये क्या है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखिएगा, यह फुल फॉर्म से सवाल पूछा गया है, इसलिए दोबारा यदि पूछ दिया जाए
तब ध्यान रखना है कि हम लोग गलत ना करें, ठीक। यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज में एजुकेशन को प्रमोट करता है, कल्चरल एजुकेशन को ही प्रमोट करता है, कल्चर को प्रमोट करता है, और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनेस्को का, वह साइंटिफिक टेम्परामेंट के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं या फिर बहुत सारा ऐसा सोसाइटी है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को एक्सेप्टेंस उसके अंदर नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है, ठीक। लेकिन यूनेस्को का निर्माण करवाया गया इसीलिए ताकि हमारा जो अगला समाज है या फिर जो अभी समाज चल रहा है, जिसको हम लोग सो कॉल्ड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कल्चरल बनाया जा सके। कब कैसे बनाया जाएगा? जब तक उसमें एजुकेशन नहीं डालेंगे तब तक उसको नहीं बनाया जा सकता है। तो एजुकेशन के माध्यम से समाज को साइंटिफिक बनाना है, कल्चरल बनाना है। समझ में आ गई बात? आपको बताना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और इसके पहले हेड कौन थे। समझ में आ गई बात? यूनेस्को के अलावा आपको यह भी बताना है यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ के बारे में एक बताना कि इसका स्थापना कब हुआ और अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक बेटा। अब यूनेस्को ने लर्निंग को लेकर के एक, देखो आप KVS मैदान पढ़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि यूनेस्को ने लर्निंग को लेकर के यानी पढ़ाई को लेकर के कहा कि लर्निंग के 4 पिलर्स हैं, लर्निंग के 4 पिलर्स हैं, ठीक। पहला इन्होंने कहा था, लिखिएगा, लर्निंग टू नो। यदि आपसे पूछा जाए कि लर्निंग के 4 पिलर हैं और निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने यह बात कही थी, तो यूनेस्को ने कही थी। कौन कौन बात है? एक तो है लर्निंग टू नो, दूसरा लिखिएगा लर्निंग टू डू, ठीक है, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू डू, और तीसरा लिखिएगा, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, लर्निंग टू बी, और चौथा लिखिएगा, चौथा यहां लिख लेते हैं, लर्निंग टू लिव टुगेदर। दिख रहा है? हाँ ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो पहला सवाल क्या था? पहला सवाल यह था कि लर्निंग के 4 पिलर हैं, इसके बारे में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था? तो वह यूनेस्को ने कहा था। क्या क्या कहा था? पहला कहा कि लर्निंग का पहला पिलर है लर्निंग टू नो, यानी कि पढ़ना है किसी चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को जानेंगे नहीं तो फिर कैसे समझेंगे, ठीक। हम लोग कहते हैं कि पहले किसी चीज़ को जान लो उसके बाद मान लो। मैथ में हम लोग करते थे पहले मान लो और उसके बाद फिर जान लो। समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या करना है? लर्निंग टू नो। लर्निंग टू नो का क्या मतलब है कि आपको पढ़ना है उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को महसूस करने के लिए, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, और जब तक आप समझेंगे नहीं फिर महसूस करना तो और ज़्यादा इम्पॉसिबल बात हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो पहला पिलर क्या है? लर्निंग टू नो, किसी चीज़ को जानने के लिए पढ़ना है। दूसरा है लर्निंग टू डू, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य का संपादन के लिए, किसी, आप मान लो पार्टिकुलर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको टीचिंग करना है या फिर आपको इंजीनियरिंग करना है, देन आपको पढ़ना है लर्निंग टू डू, डू के पर्पस से। पहला पर्पस क्या था? लर्निंग टू नो, एंड द सेकेंड पर्पस इज लर्निंग टू डू, एंड द थर्ड पर्पस इज लर्निंग टू बी। लर्निंग टू बी का क्या मतलब होता है? बी अंग्रेजी में, हिंदी में इसको होना बोलते हैं। जैसे मान लो आप रिसर्च स्कॉलर होना चाह रहे हैं, क्योंकि JRF करेंगे उसके बाद PhD में एडमिशन लेंगे तब आप रिसर्च स्कॉलर बनेंगे। तो लर्निंग टू बी की प्रक्रिया में आप हैं। तो पहले लर्निंग टू नो, अभी जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो लर्निंग टू नो है, आप चीज़ों को जान रहे हो। लर्निंग टू डू, फिर आप करना चाहोगे, समझ में आ रही बात? JRF करना चाहोगे। और उसके बाद लर्निंग टू बी, यह भी प्रक्रिया है कि आप JRF बनने की प्रक्रिया में हैं, यानी JRF करने का मतलब है रिसर्च स्कॉलर, ठीक है।
तो रिसर्च स्कॉलर बनने की प्रक्रिया में है या फिर आप प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया में हैं। तो पहला जानने के लिए पढ़ना है, दूसरा करने के लिए पढ़ना है और तीसरा होने के लिए पढ़ना है। जैसे कई लोग फिलोसफर होने के लिए पढ़ते हैं, कई लोग सोशियोलॉजिस्ट बनने के लिए पढ़ते हैं, कई लोग हिस्टोरियन होने के लिए पढ़ते हैं, कई लोग रिसर्च स्कॉलर होने के लिए पढ़ते हैं, कई लोग इंजीनियर होने के लिए, डॉक्टर होने के लिए, मतलब इस तरीके से एडवोकेट होने के लिए पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात? तो 4 पिलर में 3 पिलर क्या क्या था? नो, डू और बी। नो, डू और बी। नो का मतलब जानना, डू का मतलब करना और बी का मतलब वैसा ही बन जाना, वैसा ही होना। और इसका 4th पिलर देखिए, लर्निंग टू लिव टुगेदर। अब देखो ये सारा चीज हो गया, सारा काम हो गया, लेकिन अंतिम मसला फंस जाता है कि आप सब कुछ पढ़े, ठीक, बहुत पढ़े, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल हो गए आप, लेकिन आप समाज में एक दूसरे व्यक्ति के साथ आप रहना नहीं चाह रहे हैं। ठीक, ऐसा होता है ना कि बी ह्यूमन हम लोग क्यों कहते हैं कि यार मानव बनो, ठीक ना, मानवता वाला काम करो, यानी एक मानव दूसरे मानव का सम्मान करे, एक दूसरे के साथ रहे और एक वैसे इन्वायरमेंट का, एक वैसे सोसाइटी का निर्माण करे जहां पे एक मानव दूसरे मानव का सम्मान कर सके, एक दूसरे के साथ ढंग से जी सके। ठीक, तो इन सारे शिक्षा का मूल मकसद क्या है? यही मकसद है, एक बेहतर समाज का निर्माण करना। तो बहुत सारे लोग को देखें कि बहुत ज़्यादा मतलब कबीलती करते हैं, वो खूब पढ़ लिख लिए लेकिन फिर उनको लोगों से ही नफरत होने लगता है। ऐसा होता है, नहीं होता है? हमारे यहाँ भी होता है। कुछ लोग तो रिश्तेदार में हैं, मैं उनका नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, लेकिन हैं कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, काफ़ी पढ़ लिख लिए और उसके बाद काफ़ी अच्छा पैसा वैसा कमा रहे हैं, ढंग के शहर में रह रहे हैं। अब उनको क्या दिक्कत हो गया कि अब वो लोगों के साथ ही नहीं रहना चाहते, उनको लोगों से प्रॉब्लम है। क्या होता है कि जब आप किसी सोसाइटी से निकल करके आते हैं तो पहले आपके उस सोसाइटी में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, आप वहाँ से पढ़ लिख करके निकल गए, फिर आप किसी पोस्ट पे पहुँच गए। उस पोस्ट पे पहुँचने के बाद मतलब 99% केसेज में होता है कि वही व्यक्ति उस समाज के लोगों से घृणा करने लगता है। ठीक, वो नहीं चाहता कि वो भी आगे बढ़े, लेकिन वह जब आगे बढ़ रहा था तो लोग चाह रहे थे कि नहीं चलो बढ़ जाए। ऐसे लोग कम ही चाहते हैं, लेकिन बढ़ तो गया ना, तो उसकी जिम्मेवारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नीचे है उसका भी हाथ थामे या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे किसी भी तरीके से मदद कर सकता है। कोई पढ़ा करके कर सकता है, कोई उसके घर जाकर कर सकता है, किसी के पास वक्त नहीं है तो वो पैसे दे करके मदद कर सकता है। यानी मदद करने के कई तरह के सोर्सेज हैं, आप किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे क्या होता है कि हम लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तो हम लोग जहाँ से बढ़े हैं उसी ग्रुप से हम लोग नफरत पालना शुरू कर देते हैं, हम लोग उनके बारे में बेहतर नहीं सोचते हैं। लेकिन हमें सोचना है, मतलब हम सबको, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को। और लर्निंग टू लिव टुगेदर का क्या मतलब होता है कि पढ़ना है, क्योंकि एक वैसे समाज का निर्माण करना है जहां पे एक मानव दूसरे मानव के साथ रह सके, एक दूसरे से नफरत नहीं कर सके। तो अल्टीमेट गोल तो हम लोग का एजुकेशन का यही है कि एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करना है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले सोसाइटी का निर्माण करना है, एक वैसी सोसाइटी का निर्माण करना है जहां पे हम लोग खुले हवाओं में सांस ले सकें। खुली हवाओं में सांस लेने का क्या मतलब? जातिवाद का दुर्गंध नहीं आना चाहिए, नस्लवाद का दुर्गंध नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ऐसे कई लोग हैं हमारे दोस्त जो कहते हैं अरे हम लोग तो नस्लवादी नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। समझ में आ रही बात? लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ते लिखते हैं, खूब पढ़े लिखे, कोई पढ़ रहा है भारत से बाहर जा करके पढ़ करके आ गया, ऑक्सफोर्ड में पढ़ करके आएगा, कोई जेएनयू में, कोई डीयू में, कोई जामिया, कोई हैदराबाद, कोई बीएचयू, सब कहीं कहीं ना पढ़ रहा है। ठीक, सब लोग पढ़ते हैं और सब लोग सोचते हैं, सब लोग को पढ़ाया जाता है बज़ाब्ते। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, यदि आप भारत में रह रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को यदि ले करके चलें तो उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट की बात कही गई है कि हम लोग का दायित्व है कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट करें। और हम लोग पढ़ते भी हैं, जब हम लोग स्टूडेंट फेज में रहते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार ऐसा समाज का निर्माण करना है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पे आधारित हो। ठीक, अब उसमें कहीं भी कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन या फिर आप फिजिकल जेस्चरिंग के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, ये सब नहीं मेंशन किया गया है। लेकिन जब हम लोग पीएचडी कर करके, एमए कर करके, ग्रेजुएशन करके घर लौटते हैं तो जब शादी की बात होती है ना, हम लोग वैवाहिक संबंध स्थापित करने की बात करते हैं तो हमारे मम्मी का पहला स्टेटमेंट आता है, हमारे पिताजी का आता है, हमारे बड़े भाई का आता है, और हम लोग चाह करके भी नहीं कुछ कर पाते हैं। सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था चौपट। तो करना क्या है? बगावत तो करना ही होगा,
नहीं कीजिएगा बगावत तो कुछ भी नहीं होने वाला। फिर आप करते रहो, पढ़ते रहो। पढ़ने वाले लोग तो पढ़ रहे हैं, समाज बदलने के लिए तो बगावत करना पड़ता है ना। ज्योतिबा फुले के पिताजी जो थे, जब वो पत्नी को बाहर लेकर के जाते थे पढ़ाने के लिए, जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके पिताजी उनका सबसे पहले विरोध करते थे, लेकिन वो अपने पिताजी के अगेंस्ट गए और अपने पत्नी के साथ खड़े रहे, क्योंकि वो काम सही कर रही थी ना वुमेन एजुकेशन के लिए। तो देर से ही सही समाज को चीज़ें तो समझ में आई। तो कई बार होता है कि आपके आसपास के लोग बहुत पीछे रहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना है, आपको लीड करना है, ध्यान रखिएगा। और बगावत घर से भी शुरू हो सकती है, समाज से हो सकती है, कहीं से भी शुरू हो सकती है। तो हम लोगों को एजुकेशन वैसे इसलिए हासिल नहीं करना है कि मतलब कल होकर के विवाह ठीक करना हो तो हम लोग कहें कि अरे अरे लड़की का तो कमर टेढ़ा है, कई लोग कहते हैं कि नाक टेढ़ा है, नाक ही खड़ा नहीं है, कई लोग का आंखें खराब है, कई लोग का लड़का का नाक पूरा इस टाइप का अफ्रीकन टाइप का जो लोग कहते हैं ना कि उस टाइप का, तो विवाह ही नहीं हो रहा है। कई लोग के लड़कियों की उम्र बढ़ गई तो कई लोग इसलिए शादी कर देते हैं पहले माँ बाप कि उम्र बढ़ जाएगा तो इससे कोई ब्याह नहीं करेगा। तो पढ़ा लिखा करके आप बढ़िया से ढंग का उसको ऑफिसर बना दीजिए तो किसी लड़का को औकात है कि ब्याह नहीं करेगा, करना ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान रखना इस बात का। यूनेस्को ने इसीलिए कहा लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ रहने के लिए, यानी 4th पिलर में चौथा क्या था, लर्निंग टू लिव टुगेदर। समझ में आ गई बात? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है यूनेस्को के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और कुछ कोटेशन आप पढ़ करके आइएगा एजुकेशन के बारे में। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा 8 से 10 कोटेशन बताऊंगा। आप 4 या 5 या 10 हर एक लड़के जो भी वीडियो को देखेंगे एक कोटेशन आप कमेंट सेक्शन में एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी महापुरुष का आप डाल देना। दूसरे बच्चे आएंगे तो कमेंट सेक्शन में पढ़कर उसको ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हो सकता है अगले एग्जाम में उनसे पूछ दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए जैसा कि हमेशा रखते हैं, और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।